डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एनसीटी आईटीपी 4 ईयर बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए, आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है, मुझे आशा है। और इसी कड़ी में हम लोग जोड़ते हैं हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो आप लोग आंसर को कमेंट भी करते जाइए। चलिए, आप सामने ऑप्शन ये है पाठिकी या पाठिका, या सी है पाठकिन, या डी है पाठका। चलिए इसका आंसर कमेंट करते जाइए। यदि आपने ऑप्शन नंबर चूज किया है बी, तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन। पाठक का जो स्त्रीलिंग होता है वे होता है पाठिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मिठाई शब्द का एक वचन से बहुवचन बताना है आपको। मिठाई शब्द का ऑप्शन आपके सामने है मिठाइयाँ, बी है मिठाइयाँ, सी है मिठाइयाँ, या डी है मिठाइयाँ। देखने में सबको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मात्राओं पर ध्यान रखना है और बहुवचन शब्द बताना है। चलिए इसका आंसर बता दूंगा आपको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन, यदि आपने चूज किया सी, तो राइट हो जाएगा मिठाइयाँ। मिठाई का जो बहुवचन होता है वे मिठाइयाँ होती है। मात्रा सब सही है, होता है एक ही जैसा है, बस यहाँ पे आपको य पर छंद बिंदी लगा देना है, तो ये मिठाइयाँ होगा। इसी तरह चिड़िया का चिड़िया, अगर चिड़िया का पूछा जाए बहुवचन तो चिड़िया। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे सिंपल होते हैं जो लगता है कि सिंपल है लेकिन कठिन हो जाते हैं, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि भारत शब्द संज्ञा के किस प्रकार को बतलाता है। तो भारत जो शब्द है वे संज्ञा का कौन सा रूप बतलाता है। क्या वे भाववाचक संज्ञा है, क्या वह समूहवाचक है, या सी है जातिवाचक, या डी है व्यक्तिवाचक। बताइए आप लोग आंसर इसका। भारत किस प्रकार का संज्ञा है ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत जो शब्द है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 ये है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। आपको अशुद्ध शब्द छांटना है। पहला दिया है अधीन, बी है अंत्याक्षरी, सी है त्योहार, डी है पड़ोस। तो आपको बताना है कौन सा शुद्ध अशुद्ध है, अशुद्ध है, ये खोजना है। तो चलिए इसका राइट आंसर बता दूँ आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्यौहार। त्यौहार को ऐसे नहीं लिखा जाता, जबकि त्यौहार को इस प्रकार से लिखा जाता है। आओ की मात्रा की जगह केवल आओ ओ की मात्रा होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 5 ये है कि सामसमिक पद भेड़ बकरी में प्रयुक्त समास कौन सा है। क्या यह तत्पुरुष समास है, बी अवयवी भाव समास है, सी है द्वंद्व समास, या डी है कम धारण समास। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भेड़ बकरी जो है वे द्वंद्व समास है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, बताना है कि पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है। ऑप्शन 1 है संकुत, बी है पखेरु, सी है बिहंग, और डी है सौरभी। तो बताना है पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सौरभी जो है वे पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, से निर्मित नहीं है। बताना है कि आ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना, ये ध्यान देना है आपको। आजन्म, अवज्ञा, सी है आमरण, डी है आगमन। तो आप इसको देख लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आ उपसर्ग से नहीं बना है वे है ऑप्शन नंबर बी अवज्ञा। बाकी में आप देख रहे हैं आजन्म, आमरण और आगमन, ये सब में आ शब्द आ रहा है, इसलिए ये उपसर्ग से निर्मित शब्द है। जबकि अवज्ञा में अ है, इसलिए ये उपसर्ग आ से निर्मित शब्द नहीं है। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 ये कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला दिया है यश ने दृष्टि पे से पहला प्रश्न पूछा, बी है गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं, सी है सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ, डी है विदूषक को देख कर उसे सहसा हंसी आ गई। तो बताना है कि अशुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो चलिए इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ लिखा है सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ, संपन्न हुआ नहीं है, संपन्न हो गया, ये होना चाहिए। तो ये शुद्ध हो जाता है, जबकि यहाँ पर ये सी अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे हुआ शब्द प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 ये कि सपेरा नामक शब्द में प्रत्यय को अलग करके मूल रूप को लिखिए। तो मूल रूप बताना है कि सपेरा का क्या मूल रूप होगा। क्या वह एरा होगा, क्या वह बी सी स होगा, या सी है पेरा, या उपयुक्त में से सभी मूल रूप है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सपेरा का जो मूल रूप है वे है एरा। क्या है, एरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये कि भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। रेगिस्तान, हिमालय, एकता और भारतवर्ष में बताना है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकता जो है ये भाववाचक संज्ञा है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से देशज शब्द को चुनना है, कौन सा शब्द देशज है। ऑप्शन 1 दिया है करम, बी है परिवार, सी है गड़बड़, डी है किशन। तो देशज शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो गड़बड़ जो है वे देशज शब्द है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 पूछ रहा है कि ऋजु का विलोम शब्द कौन सा है, क्या वह ऋतु होता है, बी है मृदु, सी है वक्र, डी है अधा। तो ऋजु का जो विलोम शब्द होता है वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वक्र। वक्र जो है ऋजु का विलोम शब्द है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ये कि आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जैसे आसक्त होना, नींद आना, गहरी नींद में सोना या आँखों का चिपक जाना। तो आँख लगने का जो मतलब होता है वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नींद लगना। जिसे आप पढ़ते पढ़ते क्या होता है आपकी आँखें लग जाती हैं, तो मतलब नींद लगना ही आँख लगने का मुहावरा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन ये है कि तपोवन में प्रयुक्त संधि कौन सा है। तो तपोवन में कौन सा संधि यूज हो रहा है बताना है आपको, क्या वह स्वर संधि है, बी है विसर्ग संधि, सी है व्यंजन संधि या डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यदि आप चलेंगे बी की तरफ तो राइट हो जाएगा बी विसर्ग संधि है। तपोवन में विसर्ग संधि है। आगे बढ़ते हैं, सही वर्तनी का चयन करना है। सही वर्तनी मतलब स्पेलिंग का चयन करना है। अंतर्गत या अंतरागत या उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ तो दोनों बार एक ही चीज़ लिखा गया है। सी जो हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। चलिए आपको बताना है कि ये सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतर्गत। इस प्रकार से लिखा जाता है, आप बिंदी होता है अधना, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ये पूछा है कि पथ और पथ्य युग्म का अर्थ बताना है। तो इस पथ का बताना अर्थ और ये पथ्य का अर्थ बताना है। पहला दिया है कि ए रास्ता और दूसरा होगा रोगी या भोजन, बी है रोगी का भोजन और रास्ता, सी है मत और भोजन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस पथ का मतलब आप लोग जानते हैं, पथ मतलब ये रास्ता हो जाएगा और ये पथ जो होता है ये रोगी का भोजन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पथ का मतलब होता है रास्ता और पथ्य का मतलब होता है रोगी का भोजन। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन ये पूछा गया कि भवन और भुवन का अर्थ बताना है। भवन और भुवन का अर्थ बताना है। ऑप्शन पहला दिया है कि घर जगत, बी है मकान संसार, सी है घर सुंदरवन या डी है उपयुक्त सभी। चलिए आपने आंसर सोच लिया होगा, तो सही उत्तर जो बता दूं आपको। तो इस भवन का मतलब होता है मकान और इस भुवन का मतलब होता है संसार। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये कि जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। उसे क्या शत्रु हंता कहेंगे या उसको शत्रुधन बोलेंगे या उसे अजातशत्रु कहेंगे या उसे शत्रुनाशक कहेंगे। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसके लिए जो एक शब्द यूज होता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे कहेंगे अजात शत्रु। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से किस शब्द का पुल्लिंग नहीं होता है। तो किस शब्द का पुल्लिंग नहीं होता ये बताना है आपको। चलिए ऑप्शन नंबर 1 है गाभिन, बी है गर्भवती, सी है सौत, उपयुक्त सभी। तो किस शब्द का पुल्लिंग नहीं होता है ये बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी शब्दों का पुल्लिंग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन लास्ट ये है कि धोबी शब्द का बहुवचन बताना है। क्या या धोबियाँ होगा या धोबिये हो गया या सी होगा धोबी ही होगा या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो धोबी शब्द का जो बहुवचन होगा, यदि आपने सोचा होगा ऑप्शन नंबर ए तो राइट गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, बचेगा सी। धोबी शब्द का बहुवचन धोबी ही होता है। क्या होगा, धोबी। तो डियर स्टूडेंट ये रहे आपके 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के हिंदी लैंग्वेज टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट को खरीदना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। डियर स्टूडेंट, आप सभी की डिमांड थी टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट की, तो आपका मॉक टेस्ट रेडी हो चुका है। केवल 50 स्टूडेंट के लिए मात्र 29 रुपीज़ 29 रुपये में 2 मॉक टेस्ट मिलेगा और ये मॉक टेस्ट आपको PDF फॉर्म में मिलेगा। इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा, जो कि भी मैं व्हाट्सएप नंबर बताऊंगा। और ये मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में रहेंगे। तो आपको जिस मीडियम का मॉक टेस्ट चाहिए क्वेश्चन पेपर का, तो ये टाइप करके भेजिएगा। जैसे आपको हिंदी टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको लिखना होगा टीचिंग एप्टीट्यूड मॉक टेस्ट हिंदी। यदि आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर चाहिए तो लिखिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड मॉक टेस्ट इंग्लिश। आपको एक QR कोड भेजा जाएगा जिस पर पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ समय बाद मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, जो कि आपको एग्जाम वाली फीलिंग देगा। और आपको बता दूं कि इसके साथ आपको आंसर शीट भी मिलेगा, जो कि व्हाट्सएप कर दिया जाएगा।